में, ट्रेन में या गांव में या शहर में आप खुल करके बोल करके दिखाएं, आपको पता लग जाएगा। गर्म हो गया। साथियों, आप अपना व्यवसाय, नौकरी खुल करके नहीं कर पाते, आपके पास प्लाट या कोई व्यवसाय करने का धन नहीं है, लोन भी आपको नहीं मिलते। मैं पूछता हूं, आर्थिक आजादी कहां है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोर्ट में जब कोई केस लगा होता है, दादागिरी के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है, तो उसके सामने जब 4 व्यक्ति लठैत खड़े होते हैं तो उसे सोचना पड़ता है कि गवाह कहां से लाऊं, और गवाह सामने आने से डरता है। इस प्रकार से बहुत सारी बहनों बेटियों की इज्जत लूटने के बाद, बहुत सारे भाइयों को मरने पिटने के बाद इंसाफ कोर्टों से भी नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं, न्याय की आजादी फिर कहां है? साथियों, आपको मैं ज्यादा कहते हुए संकोच नहीं करना चाहता कि अगर न्याय पाने के लिए इस प्रदेश में कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को डंडे पड़ जाए, राजकुमार सैनी के ऊपर हमला हो जाए और मुख्यमंत्री के ऊपर ताने कसे जाए, अब शब्द बोले जाए, और उन लोगों को जिनके ऊपर 5-5 मुकदमे हैं, जिन लोगों ने 20-20 मोबाइल बदल करके अपने इस प्रदेश का माहौल खराब किया और ताक में रहे और मुझ पे हमला किया। साथियों, धारा 307 लगी, जानलेवा हमला था, और प्रेशर में साथियों 2 घंटे के अंदर हटा दी गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उनको सम्मानित करके लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? इस देश के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? साथियों, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आपको न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास MP MLA तो होते हैं, लेकिन उनके पास पावर क्या होती है, ये चीज आपको बहुत बखूबी पता है। मैं साथियों ज्यादा नहीं कहना चाहता। जब उनकी पावर का इस्तेमाल कोई लोग और करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है राजनीतिक आजादी? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन वास्तविकता आपके सामने है। कुछ मुट्ठीभर लोग जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा दें, तो फिर किस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में है? मैं सहज अनुमान लगाया जा सकता है, आप लोगों को जला करके घर आपको रोने भी ना दें, और जिसका जिक्र करते हुए मैं भी डरता हूं। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भी कितनी अंकुश और कितनी बातें मुझे फेस रोजाना करनी पड़ती हैं। अगर बाजार में गाने सुनेंगे, हमारी तो शान में गाने भी भद्दे मजाक से गाए जाते हैं। अगर गाने गाए जाते हैं तो वो भी उन्हीं के सम्मान में गाए जाते हैं। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदर्श समाज के सभी भाइयों ने देखा होगा कि कितने आपके पास IAS हैं, कितने HCS हैं, कितने HPS हैं। पिछले दिनों 5 जज लगे, जिनमें से 4 एक ही समुदाय से हैं, और जिनमें 18 HCS में से 14 एक ही समाज से। मुझे तो दाल काली लगी, पूरी की पूरी दाल कहीं काली ना हो, ऐसी व्यवस्था आज यहां दिल में रख करके लेके जाना, और शाही और कलम से जो लिख करके जाना, ऐसी लेखनी लिखना तो जब कभी वो मिट ना सके। साथियों, आप लोग कब तक सब्र करोगे? भाइयों, आप सत्ता के सपने देख सकते हैं, एक ऐसा सपना जो आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं। हर मुसीबत का ताला सत्ता से खुलता है, लेकिन सत्ता तो आप देते हो। सत्ता में आपकी जिम्मेवारी सबसे बड़ी है, क्योंकि 90% लोगों की स्थिति हरियाणा प्रांत के अंदर ऐसी बनी हुई है। फैसला आप लोग करते हो, इस्तेमाल सत्ता का कोई और करता है। आज जब सत्ता आपके दरवाजे पे आई,
तो आज भी किसी को वो बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बड़े दुख की बात है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप सब साथियों को, 70 वर्ष की आजादी से मैक्सिमम समय कांग्रेस के पास रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गरीबी हटा रहे थे। आज 5वीं 6वीं पीढ़ी के अंदर राहुल गांधी भी गरीबी हटा रहे हैं। अरे साथियों, गरीबी नहीं, ये कैंसर है। अगर वास्तविक तौर पर गरीबी हटाना चाहते हैं तो देश की समान व्यवस्था को समान तरीके से चलाना होगा। हमने सिर्फ 2 बातें कही कि अगर वास्तविक तौर पर गरीबी हटाना चाहते हैं तो आप ये समझ करके जाएं, जो आरक्षण पूरे देश के अंदर आज कलंक के रूप में जाना जाने लगा। देश के अंदर अगर आपने इंसाफ पाना है, देश को बचाना है, इस प्रजातंत्र को बचाना है, तो फिर हमें 100% आरक्षण करना पड़ेगा। साथियों, जिसकी जैसी संख्या है उसी के मुताबिक, उसी अनुपात में उनके हक आरक्षित होने चाहिए। चाहे कोई बढ़िया है, ब्राह्मण है, राजपूत है, पंजाबी है, चाहे कोई तेली है, मनार है, सुनार है, खाती है, और हमारा कोई विश्वकर्मा भाई है, हमारा कोई प्रजापति भाई है। किसी प्रकार की व्यवस्था में हमारे बहुत सारे धर्म गुरुओं ने कहा, अगर देश के अंदर वास्तविक तौर पर आप शांति चाहते हो तो बराबरी जब तक नहीं होगी तब तक शांति नहीं आएगी। आज हमारे देश के अंदर आधे पद विशेष लोगों के पास है, चाहे पुलिस है, चाहे आर्मी है, और चाहे प्रशासन है। हम सबको हिसाब लेने के लिए अगर आगे बढ़ने और अपनी आवाज बुलंद करने की बात आती है तो साथियों होता क्या है, अगर हम आड़ भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम। अगर वो कत्ल भी करें तो कोई चर्चा तक नहीं होती। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है दोस्तों, हमारे इस देश में अगर आप इंसाफ पाना चाहते हो तो 5 सूत्र हैं इस देश को आगे बढ़ाने के, इस देश को बचाए रखने के। उन 5 बातों को जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति इस देश का कल्याण शायद ना कर सके। आज एक शख्स है हमारे पास जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जाली झूठी करेंसी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और हमें यह लगता है कि इस व्यक्ति के माध्यम से शायद देश का हम कल्याण कर सकते हैं। लेकिन प्रजातंत्र के सही मायने तभी होंगे जब 100% आरक्षण होगा। हर घर के एक बच्चे को रोजगार मिले, जिनके हाथ में सत्ता रही, परिवार के परिवार एडजस्ट हो गए, बाप भी लग रहा, बेटा भी लग रहा, बेटी भी लग रही, दामाद भी लग रहा, रिश्तेदार के रिश्तेदार लग रहे, और जिन्हें नहीं मिली, साथियों 4 पीढ़ी के अंदर 100 खानदान के अंदर एक चपरासी की नौकरी नहीं मिली। इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम इस कुरुक्षेत्र से एक ऐलान जंग छेड़ते हैं। दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, हमारे इस देश के अंदर दूसरी बात है, हर व्यक्ति, हर नेता, हर पार्टी किसानों और बेरोजगारों पर बड़े भाषण देती है। लेकिन साथियों, अगर वास्तविक तौर पर किसान का कोई फायदा करना है तो देश में जो मनरेगा के माध्यम से दी जा रही है मजदूरी, ये बिल्कुल बेकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। छोटे किसान के साथ इसको जोड़ दिया जाए, उसे मजदूर 2 गुने भाव में मिल रहा है, एक पासे लोग बेले बिठा करके रखे गए हैं। ये सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मुझे लगता है अगर किसान को मजदूरी
सरकार की तरफ से मिल जाए। मजदूरी मजदूर को मिलनी ही है, मजदूर को 300 दिन काम भी मिल जाएगा और किसान और मजदूर दोनों का भला हो जाएगा। स्कीम एक रहेगी, देश कहीं से कहीं उड़ान भरेगा। तीसरी बात, चौथी बात मैं आपके सामने कही थी कि जब तक इस देश के अंदर कोई पॉपुलेशन बिल नहीं आएगा, हम दो हमारे दो, तब तक ये देश का भला नहीं हो सकता। साथियों, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज हमारी जितनी भी योजनाएं हैं सब की सब विफल हो जाती हैं। अगर हम योजनाओं को वाकई सार्थक तौर पर लागू करना चाहते हैं तो पॉपुलेशन की बाढ़ से सब धराशायी हो जाती हैं। मुझे लगता है कि हम दो हमारे दो से आबादी कंट्रोल करके इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। और पांचवी बात साथियों मैंने कही थी कि अगर वास्तविक तौर पर देश को आगे ले जाना है, इस देश के अंदर प्रजातंत्र की नींव डालनी है, तो फिर साथियों प्रजातंत्र की नींव इस राज्यसभा को समाप्त किए बिना कल्पना करना भी दूर की कौड़ी है। आज साथियों आप लोगों ने 282 एमपी चुन करके दिए। जितने बिल 6 सेशन देखने के बाद मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूं। जितने बिल हमने पास किए उनमें से 60-70% राज्यसभा की जाकर के भेंट चढ़ गए। बहुत सारे बेरोजगार युवाओं का रोजगार लगना था, मरीजों का इलाज होना था और न जाने कितने मजदूरों को काम मिलना था। लेकिन भूमि अधिग्रहण बिल जैसे बिल राज्यसभा में जब रुके पड़े हैं तो हवा में तो महल बनने दे गए, हवा में रोड बनने दे गए। अगर हम सब के सब चाहते हैं, अगर हम सब के सब उन्नति चाहते हैं तो फिर इस राज्यसभा का लाज हम सबको ही करना पड़ेगा। क्योंकि इस राज्यसभा में अंग्रेजों ने राज्यसभा बनाई थी, निचले सदन में हिंदुस्तानी, ऊपरले सदन में अंग्रेज वो हुकूमत करते थे। उन लोगों को हमने निकाल भगाया। फिर ये सदन क्यों रहा इसका हमें ज्ञान नहीं कि यहां पर देशभक्त क्रांतिकारियों के मशवरे आएंगे। अब वो भी भगवान को प्यारे हो गए। वो समय भी निकल गया जब लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव इकट्ठे होते थे, एमपी एमएलए के चुनाव इकट्ठे होते थे। अब कभी चुनाव कहीं है, कभी चुनाव कहीं है। इस प्रकार से लोकसभा में जिसे मेजोरिटी मिलती है, राज्यसभा में उसे मेजोरिटी 4-4 साल तक मिलती नहीं। और आपके साथ, आपके कामों, आपके बच्चों के रोजगार के साथ राज्यसभा के सारे विपक्ष के नेता इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार को बदनाम करने की मंशा से काम करते हैं कि ये सरकार कुछ कर ना पाए, हम सत्ता में दोबारा आ जाए। इस मंशा के माध्यम से ये देश चल रहा है। सभी पार्टियां ऐसा ही कर रही हैं। इस सदन के अंदर इसका बहुत भारी दुरुपयोग होता है। हम गाढ़े खून पसीने की कमाई से जो देश को धन देते हैं उसका वहां पर सर्वनाश हो रहा है। तो मैं आप सभी से हाथ उठा करके अपील करना चाहता हूं कि आज के इस मंच से कितने लोग हैं जो राज्यसभा को समाप्त करने के पक्ष में, जरा हाथ खड़े करके अपना समर्थन आप सब साथी दे सकते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। प्रेस के मीडिया के बंधुओं से भी विनती करना चाहूंगा कि एक बार कड़े हाथ करके ऊपर जरा रखें। जरा मीडिया के भाई परे को वाले, राज्यसभा के सारे शुभ चिंतक खड़े हैं, जितने भी लोग हैं वो देख लें जरा पीछे। इसलिए ये सारे के सारे शुभ चिंतक हैं। मैं साथियों ज्यादा कुछ ना कह के एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज कुछ जत्थे भाई उमेश सैन, रामनिवास जांगड़ा जी और अनिल जांगड़ा जी जत्थे के मुताबिक हिसार से पैदल चल के आपके बीच में आए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनको नमन करता हूं और मैं झुक जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता। जो मुकुट आपने पहराया, ये मुकुट आपकी भावनाओं का सरोकार एक स्वरूप है। मैं उन्हें आपकी भावनाओं की कदर करते हुए आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप चलते चलते एक बात जरूर सुन लें कि यदि आप जाकर के बैठ गए, चुप हो गए और अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने पास बैठने वाले लोगों को आपने कुछ नहीं बताया, आज आप जो यहां पर देख के जा रहे हैं उन
इस मिशन के बारे में अगर आपने कुछ नहीं बताया तो आपको साथियों कसम लगे कि आप हर रोज किसी 10 व्यक्तियों को, अपने लोगों को चर्चा न करें, 10 रिश्तेदारों को ना बताएं। ये आपको कसम है दोस्तों। मैं आप सब साथियों का धन्यवाद यहाँ करता हूँ। वहीं साथियों 2019 के लिए मैं आपको एक आगाज देता हूँ कि 2019 में हमने फैसला लेना है कि अब हमने किस प्रकार से इस जंग को जीतना है। और अगला जंग जीतने के लिए साथियों 2017 में मैं इसी मंच से ऐलान करता हूं, हम जीत की उस धरती पे जी लगा करके मिलेंगे। 2017 में आप सबने फैसला लेना है कि किस प्रकार से चलना है। जीत के ऐतिहासिक राउंड में हम फिर 28 नवंबर 2017 को आपके सामने ठीक इसी प्रकार से आपके बीच में होंगे और उस दिन एक नई रणनीति, नया प्रारूप आपसे पूछेंगे कि बताइए, जिस शख्स ने आज प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, अगर वहां भी हमारे हकों के साथ कोई खिलवाड़ करता है, उनको रोका नहीं जाए, उनके साथ किसी प्रकार का प्रेशर हम झेलें, तो साथियों फिर नया जंग हो सकता है। आज हम जिनके साथ खड़े हैं, हम उनको नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारी इस सबर को हमारी कमजोरी ना समझें। यही बात का ऐलान मैं यहाँ से 2019 के लिए आपके सामने रखता हूँ और 2017 में फिर जीत की धरती में मिलेंगे। जय हिंद।